नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। पिताजी मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बाइक स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी मेरा फोन बजा। देखा तो रविश का फोन था। पहले से ही बिगड़ा हुआ मेरा मूड अब और बिगड़ चुका था। मैंने गुस्से में फोन कट कर दिया। तुरंत ही फिर से मेरा फोन दोबारा बजा। मैंने फिर से कट कर दिया। मैं कट करता जा रहा था और वो लगाए जा रहा था। अगली बार मैंने गुस्से में फोन रिसीव किया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उधर से घबराए हुए स्वर गूंजे, मुझे माफ कर दो वीरकंठ, मुझे माफ कर दो। देखो रविश, तुमने जो कल किया है उससे मेरा मूड काफी खराब है। मैं पटना निकल रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ सफाई में कहना है तो कृपया मुझे मेरे इस एकेडमिक नाम से तो कम ना बुलाओ। मुझे पसंद नहीं है ये। अच्छा सॉरी, रविश ने कहा, मुझे माफ कर दो। दीपक, मुझे माफ कर दो। और कुछ? और प्लीज पटना मत जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है तुम्हें। दीपक ने कहा, देखो इसके लिए काफी देर हो चुकी है। तुम खुद इसके किए जिम्मेवार हो। पिताजी नीचे इंतजार कर रहे हैं, बाद में मिलते हैं। रविश ने कहा, सुनो सुनो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। यदि आज चले जाओगे तो समझना ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात होगी। दीपक ने कहा, ये क्या बकवास है, अब ये इमोशनल ड्रामा अब बंद करो प्लीज। लेकिन रविश ने फिर से कहा, कसम खा कर कहता हूं मेरे पास समय कम है, रुक जाओ प्लीज। तभी दीपक ने कहा, जरा खुल के बताओ। रविश कहने लगा, कल मेरे घर पर आओ, सब बताता हूं। मैं काफी उलझन में था। कुछ देर दोनों ओर मौन छाया रहा। फिर अचानक दीपक ने कहा, ठीक है फिर कल मिलते हैं, श्री राधे। गुड नाइट कहकर उसने फोन रख दिया। अब पिताजी से क्या कहूं, सोचते हुए दीपक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। रेडी हो गए, चलें? पिताजी उसे देखते ही हेलमेट हाथ में उठाते हुए पूछे। दीपक ने कहा, वो मेरी तबीयत पता नहीं क्यों थोड़ी अजीब लग रही है। अंदर से बुखार सा आ रहा है। सोच रहा हूं जाऊं कि ना जाऊं। तो अपना चेहरा गिराते हुए उसने ये बात कही। तभी पिताजी ने कहा, अरे क्या हो गया? चिंतित होकर पिताजी ने उसके सर पर हाथ रखा। फिर कुछ देर बाद वो बोले, रहने दो, आज टिकट कैंसिल कर दो। वहां इतनी दूर तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? हाँ रहने दो बेटा, बाद में कभी जाना। मेरा मन भी आज तुम्हें ना भेजने को ही कह रहा था। मां ने भी पिताजी का समर्थन करते हुए कहा। दीपक ने अपने कपड़े बदले और बेड पर लेट कल की प्रतीक्षा करते हुए सपनों की दुनिया में खो गया। ब्रह्म मुहूर्त होते ही उसकी नींद अपने आप टूट गई। फ्रेश होकर आदत अनुसार टहलने निकल गया। लौट कर जब घड़ी देखी तो 6 बज रहे थे। माँ पिताजी भी जाग चुके थे। रसोई से माँ हर दिन की भांति 3 कप कड़क चाय लेकर पहुंची। चाय पीकर शरीर में मानो स्फूर्ति सी छा गई। दिन की शुरुआत माँ के हाथों से बनी चाय के बगैर अधूरे सी प्रतीत होती है। कुछ हल्के फुल्के व्यायाम करने के बाद स्नान ध्यान करके दीपक रविश के घर की ओर निकल गया अपनी बाइक लेकर। वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो कोई उत्तर नहीं मिला। अब की बार थोड़ा जोर देकर जैसे ही खटखटाया, दरवाजा हल्के से भीतर की ओर खुल गया। संभवत वे लोग था ही नहीं। अंदर एकदम मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे सामान इधर उधर पड़े हुए थे। अजीब सी गंदी दुर्गंध चारों ओर फैली हुई थी। उसे उल्टी सी आने लगी। दीपक रुमाल से अपनी नाक ढककर आगे बढ़ा। भीतर के एक कमरे में रविश पेट के बल लेटा पड़ा था। दीपक ने आवाज लगाई पर उसने सुना नहीं। तो दीपक उसे ऊपर से झकझोरा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अब तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है मुझ में। घबरा कर वे उठ बैठा और ऐसे ही
रविश जो था वो उल्टी सीधी बातें करने लगा, प्रलाप करने लगा। दीपक ने गौर से देखा उसका चेहरा जो कभी बहुत आकर्षक था, पूरा सूख सा गया था। जो शरीर कुछ महीने पूर्व तक हष्ट पुष्ट व तंदुरुस्त था, आज एकदम सिकुड़ सा गया था। आंखें भीतर की ओर धंसने लगी थी। दीपक उसकी हालात देखकर उस पर तरस करने लगा और उसे गुस्सा सारा जो भी था वो सारा रफू चक्कर हो गया। उसका गुस्सा शांत हो गया दीपक का। तुम आ गए दीपक, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, कहकर रविश भावुक हो उठा। ये क्या अपना हाल बना रखा है भला? दीपक ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी रविश ने कहा, यह लंबी कहानी है दीपक, चलो अपने चित्त प्रचित स्थान पर, वहीं बतलाऊंगा। उसने दीपक को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तो ठीक है, फिर देर किस बात की, जाओ पहले स्नान कर लो, चलते हैं, रविश को दीपक ने कहा। तभी रविश ने कहा, नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ पहले। क्यों डरते हो पानी से क्या तुम? चलो पहले जाओ स्नान करो, अपनी हालत देखी है। जरा नाराज होते हुए दीपक ने यह बात कही, लेकिन जो रविश कहने वाला था उससे दीपक भी थोड़ा असमंजस में पड़ने वाला था। रविश ने कहा, डरता अवश्य हूं, पर पानी से नहीं, कुछ और है। दीपक ने कहा, किससे? वही तो बतलाना है भाई, अब कुछ और ना पूछना, बस चलो मेरे साथ। रविश गिड़गिड़ाया और बोला, चलो मेरे साथ। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और उसके साथ बाइक पर निकल पड़ा। रविश से दीपक की दोस्ती बहुत पुरानी नहीं थी तो बहुत नई भी नहीं थी। ग्रेजुएशन के दौरान वे मिले थे, एक अच्छे क्लासमेट जो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। दीपक दरअसल अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था और उसका नाम विनय कंठ भी था। अब आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये नाम, पर क्या करें, उसके पिताजी जो थे वो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके ही आशीर्वाद से उसका जन्म काफी दिनों बाद हुआ था। समय से बाद, जन्म के ही समय से उसकी गर्दन के बीच में एक हल्का नीला निशान है, तो उन्होंने उसका नाम वीणकंठ रख दिया। हालांकि ये नाम उसे खुद ही काफी अजीब लगता था और पिताजी की उलट मेरा मन भगवान श्री कृष्ण से अधिक रमता था, जिसे समझकर दीपक की मां ने उसका घरेलू नाम रख दिया था दीपक। बचपन से ही उसका मन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण व पाठ करने में रुचि लेता था। इसी का परिणाम था कि वो हर रोज भगवत जी की एक अध्याय का पाठ कर वार्षिक अनुष्ठान किया करता था। ग्रेजुएशन बाद में पीजी में एडमिशन लेकर पटना चला जा रहा था। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए वो पूरे नियम कभी नहीं छोड़ता था। कुछ दिनों पहले ही इस वर्ष का भागवत का पाठ विश्राम लिया था, जिसके उपलक्ष्य दीपक हर वर्ष की भांति पूजन हवन व भंडारे का आयोजन किया था। इसमें रविश भी आमंत्रित था, किंतु वह नहीं आया। तो दीपक ने कई बार फोन भी लगाया, पर कुछ देर में आने की बात कहकर वो हर बार टालता रहा। यही दीपक के गुस्सा होने की वजह थी। अब वो दोनों अपने चित प्रचित स्थान तक भी पहुंच चुके थे। उसने बाइक बंद की और उतरकर रविश का हाथ थाम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सामने कोयल नदी, जो पूरे झारखंड विशेषकर पालुमू जिले की प्राणदायिनी है, अपनी मध्यम जल राशि के साथ मंद गति से बहे जा रही थी। किनारे पर लगे ताड़ के अनेकों विशाल वृक्ष सुंदर छटा बिखेर रहे थे। वो नदी के जिस किनारे पर थे, वहां से कुछ दूर आगे जाकर नदी एक तिर्यक कोण सा बनाकर मुड़ गई। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भगवान शिव की जटाओं में स्थित अर्धचंद्र स्वयं नदी का रूप धारण कर लिया हो। कुछ ताड़ के वृक्ष नदी द्वारा नीचे की मिट्टी के कटाव के कारण नदी में ही झुक से गए थे।
जिससे उनके नीचे हल्की छाया बन जाती थी और एक छिपने का स्थान भी था। वो दोनों के मिलने का स्थान यही नियत रहता था, क्योंकि यहां एक शांति का अनुभव होता था। दीपक रविश को लेकर वहीं बैठ गया। सूर्य उदय के कारण एक किनारे से आती हल्की सूर्य की रश्मियां, ऊपर से झुके ताड़ वृक्षों की छाया और नीचे कल कल बहती कोयल नदी उन दोनों को असीम आनंद की अनुभूति करा रही थी। कुछ क्षणों पूर्व तक तेजहीन रविश का चेहरा भी अब हल्का सा खिल चुका था। काफी देर तक यूं ही मौन छाया रहा। अब बताओ क्या बात है? जब रविश से पूछा। कहां से शुरू करूं? रविश कहने लगा, मैं कहां से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। पिछले 3 महीने से शुरू करूं, क्योंकि उसके पहले तक मेरी बात तुमसे होती रही है। तब तक तुम बिल्कुल स्वस्थ थे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम एक वादा करो कि मेरी बात पर हंसोगे नहीं, ना ही मुझे पागल कहकर मनोचिकित्सक के पास जाने को कहोगे, बल्कि मेरी बात पर यकीन कर मदद करोगे। रविश ने यह बात दीपक से कही। दीपक अब तक थोड़ा अनजान सा था। वो थोड़ा परेशान होने लगा था। उसकी बातें सुनकर हैरान होने लगा था कि आखिर ऐसा भी क्या कर बैठे। तभी दीपक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानी सुनूंगा, तुम बताओ मुझे। तभी रविश ने कहा, जब तुम पटना चले गए तो मैं यहां अकेला पड़ गया था। एक लड़की पर क्रश था, पर जब उससे इजहार किया तो उसने मना कर दिया। पापा बार बार कुछ काम धंधा देखने को कहते रहते थे। मैं पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुल मिलाकर काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था इस जिंदगी से। एक रात घर लौटते समय अचानक एक व्यक्ति मुझसे तेजी से दौड़ते हुए टकराया। मैं गिरते गिरते बचा लगभग, और जब मैंने संभल कर देखा तो 4-5 खूंखार कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। रविश ने कहा, अभी मैं उठने को ही था कि उसका ध्यान उसके पास पड़ी एक किताब पर गया। ऐसा लगो मानो कोई खींच रहा मुझे अपनी ओर। शायद उसी व्यक्ति की ये किताब थी जिसके पीछे 4-5 वो खूंखार कुत्ते लगे हुए थे। तो रविश ने उसे उठाया और जिस तरफ वे गए थे उस दिशा में दौड़ पड़ा। उसने काफी देर चक्कर लगाया, पर शायद वे दोनों काफी दूर निकल गए थे। थक हार कर अपने घर की ओर उसे हाथ में लेकर रविश चल पड़ा। अपने रूम में पहुंच ध्यान से देखा तो उस किताब के नीचे का कुछ हिस्सा कीड़ों ने खा लिया था। बस ऊपर हेडिंग दिख रही थी, वाम तंत्र। अंदर के पन्नों पर मनचाहा प्यार दिला देना, पैसों की बरसात करा देना आदि ये सब लिखा हुआ था। पता नहीं क्यों रविश ने उसे अपनी अलमारी में सहेज कर रख दिया। ये उसी की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रविश ये बोलते बोलते ही उसका गला सूख गया था। तो दीपक उठकर बाइक के पास गया, पानी की बोतल ली और लाकर उसे पकड़ा दी। पता नहीं सहमा सा रविश इतना डरा हुआ क्यों था। उसने पानी पिया और आगे की बात बतानी शुरू की। रविश ने कहा, मैंने ध्यान से देखा पर लगभग सभी मंत्र आधे कट गए थे नीचे से। एक प्रयोग छोटा सा था जो सुरक्षित था। मैंने 1-2 बार उस वर्णित प्रयोग को करने की चेष्टा भी की, पर असफल रहा, क्योंकि उसमें वर्णित प्रयोग शमशान की भूमि पर मध्य रात्रि में करने थे। एक बार तो वहां काम करने वाले डोम राजा ने उसे पहचान लिया और डांट कर भगा दिया। दूसरी बार पापा ने जाते समय ही पकड़ लिया। जैसे तैसे उनके प्रश्न जालों को भेद कर बचा। कुल मिलाकर मैं और फ्रस्ट्रेशन में चला गया, किंतु मेरा मन इन्हीं सब चीजों में बार बार अब जाने लगा था। मैंने फिर इंटरनेट पर काफी सर्चिंग की, काफी साइट्स पर लेख और वीडियोस देखे। एक यादृच्छिक साइट पर लगभग वही मिलता जुलता वाम मार्गी प्रयोग मिला, पर उसमें इसे घर पर भी करने की बात कही गई थी। तो ये काफी प्रसन्न हो गया। उस समय रविश के घर पर पेंटिंग का काम चल रहा था। तो फिर रविश ने पेंटिंग वाले को बोलकर अपने कमरे को गुलाबी रंग करवा लिया। और अब करना क्या था
उसमें लिखा था कि एक घी का दीपक जलाया जाए और आसन डालकर उस पर बैठकर कुछ मालाएं मंत्र की पढ़े। 11 दिन। अब उस प्राचीन पुस्तक में दिए गए सिद्ध मंत्र का जप करने लगा था वो। उसे 11 रात्रि, 11 दिन, 11 रात प्रयत्न प्रतिदिन 108 मालाएं पूर्ण करनी थी। अगली सुबह से उसने नहाना बंद कर दिया, वस्त्र भी नहीं बदले। उच्चिष्ट भोजन जिसमें उसने अपना मलमूत्र हल्का सा मिलाया था वही हल्का सा खा लेता था। मन में घिन सी उठती थी, किंतु रविश मनोवांछित कार्य पूर्ण है तो कुछ भी करने को तैयार था। 4 दिन तक तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 5वें दिन जब मध्य रात्रि को वो आसन पर बैठकर मंत्र जाप कर रहा था तो ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। शायद ये मति भ्रम है, ऐसा विचार कर रविश पुनः अपना ध्यान मंत्र जप पर केंद्रित करने लगा, परंतु फिर वैसा ही महसूस हुआ। पूरी रात लगभग ऐसे ही अनुभूति होती रही। अगली रात्रि को लगभग 1 बजे उसे अपने कमरे में कई परछाइयां दिखलाई पड़ी। वो कहने लगा कि मैं काफी भयभीत हो गया और मैंने जाप बंद नहीं किया, क्योंकि किताब के अनुसार चाहे कुछ हो मंत्र जाप चलते रहना चाहिए था। बीच बीच में डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इतने दिनों तक मेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरे घर वाले पागल समझने लगे थे। कुछ दिनों पूर्व तक खाने के लिए कभी कभी जो वो पूछा करते थे उन्होंने बंद कर दिया था। अगली 3 रात्रियां शांतिपूर्वक बीत गई। हाँ, बीच बीच में वही बस फुसफुसाहट और आवाजें आती थी। 10वें दिन जब रविश आसन पर बैठा तो लगा कि उसका कमरा जैसे कई लोगों से भरा हुआ है। जैसे जैसे समय गुजरने लगा उसके कमरे में विचित्र आकृतियां जिनकी पहले परछाई दिखती थी वे अब सामने दृष्टिगोचर थे, सामने दिखाई देने लगे थे। रविश ने कहा, मेरी सांसें तेज हो गई थी। किसी की 4 आंखें थी तो किसी की 1, किसी का धड़ सिरवहीन था तो कोई 4 टांगों वाला। वे सब एक घेरा बनाकर अजीब सी आवाज लगाते हुए उछलते कूदते उसकी परिक्रमा कर रहे थे। तभी उनमें से किसी ने रविश की पीठ पर एक जोरदार लात मारी। रविश गिरते गिरते बचा। काफी दर्द हो रहा था उसे। उसने कहा, मेरी आंख में आंसू आ गए थे। मैं तो बस अपना काम बनाना चाह रहा था, किंतु ये मैं कहां फंस गया। फिर भी मैंने मंत्र जाप जारी रखा। सहसा एक भयंकर हंसी सुनाई दी। उस अट्टहास को सुनते ही वे सारे अजीब प्राणी रोने से लगे और उनमें अफरा तफरी सी मच गई। एक एक कर वे सभी जिस भांति प्रकट हुए थे उसी भांति चले भी गए। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली कि तभी ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरा कमरा हिलने लगा। धम धम की विचित्र ध्वनि किसी के कदम ताल से गूंजायमान हो रहे थे। कुछ देर शांति छाई रही, पर कुछ क्षणों बाद वही विचित्र और भयंकर हंसी दोबारा सुनाई दी। रविश ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जप करने लगा। कुछ क्षणों बाद उसके बाएं गाल पर किसी के नथुने से छोड़ी हुई गर्म सांसों की अनुभूति हुई। वे सांसें इतनी तीक्ष्ण थी मानो उसके गाल को चीर डालेगी। घबराकर जब रविश ने बताया, घबराकर जब मैंने अपनी बाईं ओर देखा तो मेरे प्राण सूख गए। आखिर ऐसा क्या देखा तुमने? ऐसा क्या देखा तुमने? दीपक ने बड़े ही आश्चर्यचकित से पूछा। तभी रविश ने कहा, एक अति भयंकर कृष्णवर्णा अर्धनग्न राक्षसी मेरे बगल में खड़ी थी। उसके रक्त से सने बिखरे हुए बाल फर्श तक जा रहे थे। 2 भुजाएं थी, जिसमें से एक भुजा में एक मानव को कटा हुआ सर था जिससे अभी भी ताजा रक्त टपक रहा था, और दूसरी भुजा में लंबी कटार थी जो मानव रक्त से भीगी हुई थी। बस यही वो जोर जोर से सांस लेते हुए कह रही थी। उसका पूरा कमरा रक्त और मांस की बदबू से भर चुका था।
रविश ने बताया, मेरा सांस ले पाना भी मुश्किल हो चला था। तभी उसने अपना पांव बढ़ाया और धीरे धीरे चलते हुए मेरे पीछे खड़ी हो गई। मेरा डर के मारे बुरा हाल था और इसी से जाप रुक गया था। कुछ क्षणों तक वो यूं ही खड़ी रही और हुंकारी भरती रही। मैंने मंत्र जब पुनर्आरंभ किया, वो धीरे धीरे बढ़ी और एक प्रक्रिमा सी मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरा मंत्र जाप अब पूर्ण हो गया था। सहसा उसने अपनी कटार आगे बढ़ाई और मेरी बाईं भुजा पर उसे रख धीरे धीरे मेरी गर्दन की ओर बढ़ने लगी। उसकी कटार इतनी तीक्ष्ण थी कि हल्का सा स्पर्श होने के बावजूद मेरी बाईं बाजू को उसने पूरा लहूलुहान कर दिया था। अब मैं समझ चुका था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था। मैं पसीने से तरबतर था। तभी उसने अपना कटार तेजी से अपनी ओर खींचा और भयंकर अट्टहास किया। मैं मृत्यु को वर्ण करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर चुका था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने आंखें खोल लगभग चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? लेकिन तभी प्रत्युत्तर में दोबारा वही भयंकर अट्टहास गूंजा और उसने कहा, मैं करण पिशाचनी हूं। अब रविश ने कहा कि इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अगले ही क्षण में वे अंतर ध्यान हो गई। मैंने अपने बाएं दाएं ऊपर नीचे वे आगे पीछे सब ओर देखा, किंतु वे जा चुकी थी। अब कमरे से आने वाली वे रक्त और मांस की दुर्गंध भी जा चुकी थी। मेरी बाईं भुजा पर उसकी कटार के कारण उभरे घाव भी चमत्कारी रूप से भर गए थे। शेष रात्रि मुझे नींद न आई, जिसके परिणाम स्वरूप अगले दिन में काफी देर तक सोता रहा। अब प्रयोग की अंतिम रात्रि मेरे सामने खड़ी थी। कल के घटनाक्रम से एक समय तो मन में आया कि रहने दो, क्योंकि जान है तो जहान है, पर उत्सुकतावश मैंने प्रयोग संपूर्ण करने का निश्चय कर रात्रि में आसन लगा बैठ गया। मंत्र जाप आधा होते ही उसके कानों में वही फुसफुसाहट दोबारा गूंजने लगी थी, पर अब रविश इन सभी की आदत डाल चुका था। मैं पूरी तरह तन्मय था कि 7 मंत्र जाप किए जा रहा था। लगभग 2 बजने वाले थे। अब मंत्र जाप बस हल्का और शेष था। तभी ऐसा महसूस होने लगा मानो कमरे में मोगरे और गुलाब के फूलों की सुगंध फैल गई हो। पूरा कमरा विचित्र और सुंदर खुशबू से महक उठा, मानो किसी ने कमरे में इत्र की बरसात कर दी हो। सहसा एक पायल की ध्वनि गूंजी। झांझर कोई अपने नूपुरों की छमछम करती ध्वनि के साथ मेरी ओर बढ़ रहा था, पर वे कौन था, कहां था, कुछ पता नहीं चल पाया। मैं मंत्र जाप करते रहा। तभी एक स्त्री की आकर्षक हंसी गूंजी। अपनी आंखें खोल सामने देखा तो देखता ही रह गया। एक अलौकिक सुंदरी मेरी आंखों के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसका अनुपम सौंदर्य मुझे सम्मोहित कर रहा था। उसका शरीर सफेद संगमरमर की भांति कांति युक्त था। मेरा मंत्र जब अब समाप्त हो गया था। क्यों पुकारा मुझे? उसने कहा। मैंने पुकारा तुम्हें, पर तुम कौन हो? रविश ने आश्चर्य से पूछा। तभी आगे से हंसते हुए उसने बताया, मैं करण पिशाचनी हूं। ये सुनते ही रविश का शरीर पुनः हल्का भयभीत हो उठा। घबराते हुए पूछा, तो फिर कल कौन आई थी? क्योंकि रविश ने कल करण पिशाचनी का वो भयंकर रूप देखा था। लेकिन तभी करण पिशाचनी ने कहा, मैं ही थी, देख रही थी तुम्हारी लगन कैसी है। तभी रविश ने कहा, ओ अच्छा, मैं बस इतना ही बोल पाया। तो बताओ किस रूप में अपनाओगे मुझे? मां के रूप में, बहन के रूप में अथवा पत्नी के रूप में? करण पिशाचनी ने पूछा। रविश ने कहा, दीपक, अब मैं क्या बोलता। पहली बार उसे देखते ही मेरा उसके प्रति काम भाव जागृत हो गया था, इसलिए मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही श्रेयस्कार समझा। इतनी कहानी सुनाने के बाद रविश शांत हो गया।
तभी दीपक ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बताता हूं आगे, कहकर रविश आगे का घटनाक्रम सुनाने लगा और डर गया था। उसी समय उसने कहा, मेरे द्वारा उसे पत्नी रूप में स्वीकार करते ही एक अजीब सी चमक उसके चेहरे पर व्याप्त हो गई। उसने हंसते हुए हाथों से कुछ किया तो मेरा अस्त व्यस्त कमरा पूरी तरह सज गया। 11 दिनों तक नहीं नहाने के कारण जो मेरा शरीर दुर्गंध कर रहा था, अब वे एकदम सुगंध युक्त और आकर्षक बन गया था। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे मेरे बिस्तर की ओर ले जाने लगी। उसके कोमल स्पर्श ने पूरे बदन में एक आवेग प्रवाहित कर दिया था। मुझे बिस्तर पर बिठावे उसके ऊपर चढ़ गई और बाईं करवट होकर हल्के से लेटकर मुझे निहारने लगी। डमरू के मध्य भाग के समान उसका कटी क्षेत्र उसके रूप को कामुक बना रहा था। मेरा स्वयं से नियंत्रण हटते जा रहा था कि तभी उसने मुझे इशारे से अपनी ओर बुलाया। मैं व्यग्र होकर उसकी ओर खींचा चला गया। अपने हाथों से मैंने उसके चेहरे को थाम लिया। उसके कपोलों का कोमल स्पर्श अलौकिक था। उसके चेहरे की लावण्यता मुझे बरबस खुद से आत्मसमर्पण की मुद्रा में ला रही थी। मैं धीरे से उसके अधरमृत का पान करने लगा। तभी दीपक थोड़ा हटपटाया और कहने लगा, ओ भाई हेलो, ये क्या सुनाए जा रहा है? मेरा मन भी बहकाओगे क्या? मेन मुद्दे पर आओ ना, सीधे सीधे। तभी रविश ने शर्माते हुए कहा, सॉरी, मैं उन यादों में खो गया था। तभी दीपक ने पानी पीते हुए बोला, कोई नहीं, फिर क्या हुआ, आगे बताओ। तभी रविश ने कहा, फिर क्या था? सारी रात कामा तुराना, ना भय ना लज्जा। पूरी रात मैंने उसके साथ भौतिक सुख भोगा। सुबह जब नींद खुली तो मेरा कमरा पुनर्रात्रि के जैसे ही हो गया था। शायद उसकी माया का प्रभाव उसके जाते ही हट चुका था। मैंने फिर अपना कमरा व्यवस्थित किया और जाकर नहाया। मेरे घर वाले मुझे नहाया देख खुश व आश्चर्य से खुश हो चुके थे। लेकिन यहां पर रविश नहीं जानता था कि उसने क्या गलती की है। रविश को अपने आप में अभिमान के साथ चेहरे पर विजयी भाव के लिए पूरी सुबह वो घूमता रहा। रविश ने बताया, मैंने एक पिशाचनी को अपने वश में कर लिया था। सोच करके मैं इस संसार में स्वयं को सबसे महान समझने लगा था। दोपहर में सहसा मेरे बगल के एक सेठ जी काफी परेशान होकर अपनी कार की ओर बेतहाशा भागते दिखे। इसके पहले कि मैं समझ पाता, वे ठोकर खाकर गिर पड़े। मैं झट से वहां पहुंचा और उन्हें संभालते हुए उनकी हड़बड़ी का कारण पूछा। उन्होंने बतलाया कि उनके अलमारी में रखे करोड़ों की संपत्ति के कागजात वे कुछ पैसे गहने गायब हैं। वे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मैं अलग हटपटा गया। वे अपनी कार में बैठ पुलिस स्टेशन को निकल गए और रविश मन में ही सोचने लगा कि आखिर किसने चुराए होंगे इनके कागजात व पैसे। तभी उसके मन से जैसे ही उसने सोचा, किसी की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। तभी रविश को लगा कि मैं पहचान गया था कि यह तो उसी कर्ण पिशाचनी की आवाज थी। दोबारा ध्यान लगाकर सुना तो उसने बतलाया कि सेठ की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर कागजात चुराए हैं, जो वर्तमान में प्रेमी के पास है। साथ ही उसने पूरी जानकारी बता दी। मैं सेठ जी के वापस लौटने का इंतजार करने लगा। लगभग घंटे भर बाद वे लौटे। उनके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। क्या हुआ सेठ जी, FIR का आपने? तभी इस शहर का कुछ नहीं हो सकता रविश, वे उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे थे कि मैंने ही टैक्स से बचने को ऐसा करवाया है, कहकर वो बिलख पड़े। तभी रविश ने कहा, हुआ तो बुरा है। वैसे आज सुबह मैंने एक लड़के को एक बड़ा बैग लेकर आपके घर की दीवार से फांगते देखा था। तभी सेठ ने कहा, अरे कब, बताओ ना, कौन था वे लड़का? तभी रविश ने कहा, आपकी पत्नी का शायद दूर के रिश्ते का भतीजा था, जो अक्सर आपके घर आते जाता रहता है। ऐसा लगा मुझे, एक बार उसके घर पर बिन बताए पहुंचकर छानबीन करिए।
सेठ जी ने अपने विश्वास पात्र नौकरों को लेकर तुरंत उस लड़के की घर की ओर कूच कर दी। अब जैसा ही मुझे करण पिशाचिनी ने बतलाया था वही सत्य साबित हुआ। लड़के के घर से सारी चीजें बरामद कर ली गई। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। सेठ जी अपनी पत्नी को भी जेल भिजवा रहे थे, किंतु मेरे समझाने पर उन्होंने उसको अंतिम चेतावनी देकर माफ कर दिया। मेरी तो किस्मत खुल गई। सेठ जी ने इनाम स्वरूप मुझे उस राशि का 2% हिस्सा दिया। अब मैं ठान चुका था कि मुझे इस विद्या का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं रात भर उस करण पिशाचिनी के साथ दिव्य विषय भोग में लिप्त रहता था, तो वहीं दिन में एक ज्योतिषी बनकर लोगों की समस्याएं दूर करता था। महीना बीतने के साथ ही अब मैं शहर का एक प्रख्यात ज्योतिषी बन चुका था। संपत्ति अगाध हो चुकी थी। मेरे माता पिता भी अब मुझसे काफी प्रसन्न थे। जल्द ही उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर मेरा विवाह तय कर दिया। लड़की मेरे बचपन की ही क्लासमेट थी। संध्या नाम था उसका। सगाई होने के बाद मुझे बस अब विवाह का इंतजार था। हमारी फोन पर बातचीत होने लगी थी। बचपन में उसके प्रति दबा हुआ मेरा प्रेम अब उभर कर बाहर छलकने लगा था। सगाई के बाद मैंने गौर किया कि वे करण पिशाचिनी बड़ा ही रूखा व्यवहार कर रही थी मेरे साथ। विषय भोग के दौरान वे काफी उग्र हो जाती थी, मानो मेरे प्राण हर लेगी। मेरी तबीयत अब हल्की खराब रहने लगी थी। एक रात्रि उसने मुझे संध्या से दूर हो जाने की चेतावनी दी, परंतु मैंने शायद इसे उसका मजाक समझा और विषय भोग में लिप्त हो गया। 2 दिन बाद मुझे संध्या की मौत की खबर मिली। उसकी मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में बड़े ही बर्बर और अमानवीय तरीके से की गई थी। उसका पेट फाड़ किसी ने आंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। उस पिशाचिनी ने उसे मार डाला भाई। ये कहकर रविश फूट फूट कर रोने लगा और तभी दीपक के नेत्र भी सजल हो गए। दीपक ने उसे सांत्वना दी। कुछ देर पुनर्मौन छाया रहा। क्या इसी घटना से तुम आत्महत्या की सोच रहे थे रविश? तभी मौन भंग करते हुए दीपक ने यह बात धीमे से कही। तभी रविश ने कहा, नहीं भाई, आत्महत्या की बात तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता। रविश ने कहा कि मैं आत्महत्या की बात कभी सोच भी नहीं सकता, और जो तुमने ये घटनाक्रम सुना है ये तो अभी आगाज है, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। तभी दीपक आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने पूछा, फिर क्या हुआ आगे? रविश बतलाने लगा, जिस दिन संध्या की मृत्यु हुई उस रात्रि को वे पिशाचिनी काफी प्रसन्न थी। वे हर बार की भांति मेरे पलंग पर लेटकर मुझे आमंत्रित करते हुए बोली, अब मेरे तुम्हारे बीच का कांटा निकल गया, अब तुम सिर्फ मेरे हो। मैं क्रोध का विष पीकर रह गया। मैंने नफरत भरी निगाहों से उसे देखकर उससे मुंह फेरते हुए उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। आज के बाद मत आना कभी मेरे पास, चली जा मेरी जिंदगी से बाहर, मैंने लगभग रोते हुए कहा। रविश बहुत रो रहा था उस दिन। यह तो असंभव है मेरी जान, तुमने मुझे सिद्ध कर प्राप्त किया है। तुम्हारे जीवन पर्यंत मैं तुम्हारी हूं। तुमने ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया था ना, इसलिए मेरे सिवा इस संसार में अब कोई तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, इस जीवन में भी और मरने के बाद भी, जब तक मेरी इच्छा रहेगी, कहकर वो करण पिशाचिनी जोर से अट्टहास करने लगी और उसका सुंदर दिव्य स्वरूप अब उसी विभत्स रूप में परिणित हो गया जो उसने साधना के 10वें दिन दिखलाया था। उस रात्रि उसने रविश की इच्छा के विरुद्ध जाकर 5 बार उसका बलात्कार किया। धीरे धीरे अब ये उसका दैनिक नियम बन गया था। पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि तो जैसे मानो कि रविश की मृत्यु के समान हो गई थी। जीवन शक्ति का यूं असीमित वीर्य का विनाश होने से उसकी चेहरे की सारी जो रोशनी थी वो चली गई। शरीर काफी कमजोर हो गया था। अब रविश ने कहा कि मैं ज्योतिषी का कार्य भी ठीक से देख नहीं पा रहा था।
मैंने कई अलग अलग संप्रदायों के साधु संत फकीरों से संपर्क किया, पर उनके पाए और उनके उपाय निष्फल हुए। कई लोग जिनसे मैंने संपर्क किया था और उपाय मांगा था, अगले दिन वे मृत पाए गए। एक रात्रि जाने से पहले उसने चेतावनी दी कि घर में कोई पूजा पाठ ना हो, नहीं मैं स्नान करूं, क्योंकि उसे इसी रूप में मेरे साथ भोग भोगना रास आ रहा था कि ना ही मैं स्नान करूं और ना ही कोई पूजा पाठ। मरता क्या ना करता। रविश ने कहा। मैंने उसकी शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद घर पर होने वाले उपद्रव से भयभीत मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए चाचा के घर रहने। सिर्फ बहन खाना पहुंचाने आती है, इसलिए मैं तुम्हारे उस धार्मिक अनुष्ठान में चाहकर भी नहीं आ पाया। मैं सौगंध खाकर कहता हूं भाई कि ये सब जो मैंने कहा वे पूर्णत सत्य है, और उम्मीद करता हूं तुम मुझे अब कम से कम पागल या बीमार नहीं कहोगे। इतना कहकर रवि शांत हो गया और नीचे बहती कोयल नदी की धारा का अवलोकन करने लगा। क्या कॉलेज लाइफ में मेरा कोई झगड़ा हुआ था तुमसे? रविश से तभी दीपक ने पूछा। रविश ने कहा, नहीं भाई, ऐसा क्यों कहते हो? बड़े आश्चर्य से पूछा। तभी दीपक ने कहा, तो फिर मुझे मरवाना क्यों चाहते हो? मरवाना क्यों चाहते हो तुम मुझे? रविश ने कहा, मतलब मैं समझा नहीं। तभी दीपक ने कहा, अरे तुमने अभी ही थोड़ी देर पहले बतलाया कि तुमने जिससे भी सहायता मांगी और जिसने सहायता का प्रयास किया, अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। तभी रविश ने कहा, ओ यार, ये तो मैं भूल ही गया था, किंतु मेरा ये इरादा नहीं था भाई। अब कैसे कहूं, कल तुम नाराज थे तो समझ नहीं आया कुछ। तुम चले जाओ दीपक, तुम चले जाओ, मुझसे दूर रहो प्लीज। अब तो जान गए ना मेरी मजबूरी, चले जाओ मुझसे काफी दूर और मुझे मेरे हालत पर छोड़ दो। तभी दीपक ने कहा, अरे मैं मजाक कर रहा हूं, अब तो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता तुम्हें। अब तो मेरी इच्छा भी उस पिशाचनी को देखने की हो रही है। ये कहकर दीपक ने रविश को नदी में धक्का दे दिया। तभी रविश ने कहा, पागल हो गए हो क्या? धक्का क्यों मारा? उसने बाहर निकलते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो करण पिशाचनी अंदर प्रवेश कर बोली कि रविश बहुत दिन से नहाया नहीं है तो मुझे मजा नहीं आ रहा, जरा नहला दो उसे, कहकर दीपक धीमे से मुस्कुराया। तभी भाई वो बदला लेगी तुमसे, मजाक ना समझो, वे भयभीत हो बोला। देखा जाएगा, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण से पिशाच और ठंड 10 कदम दूर ही रहते हैं। ये बात दीपक ने मुस्कुराते हुए कही। अब जिस रात ये बात हुई तो दोस्तों उसी रात दीपक ने रविश को जबरदस्ती अपने ही घर पर रुकवाया। दीपक घर के सात्विक वातावरण में वे काफी अच्छा महसूस कर रहा था। रविश जो था, दीपक के घर का जो वातावरण सात्विक था उसमें बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। भोजन के बाद बेड पर लेटने तक सब कुछ सामान्य ढंग से ही घटित हुआ। दीपक ने जानबूझकर अपना बिस्तर रोहित के बगल में ही लगाया हुआ था। रात के 1 बजते ही दीपक अब हल्का हल्का उगने लगा था। बगल में जब देखा तो रविश बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी दीपक ने सुकून भरी सांस लेते हुए हल्का आंख बंद कर लेट गया और कब उसे नींद आई पता ही नहीं चला। सहसा उसकी नींद खुली। समय देखा तो 2:30 बज रहे थे। बगल में देखा तो होश उड़ गए। रविश अपने बिस्तर पर नहीं था। दीपक हड़बड़ा कर बाहर आया तो घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था। वो बेसुध सा बाहर भागा। सामने का दृश्य रोमांचित करने वाला था। बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर रविश अर्धनंगन अवस्था में लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ जमीन पर ऐसे थे मानो किसी ने जबरदस्ती उन्हें कसकर अपने हाथों से दबाया हुआ। उसके मुंह से बस नहीं नहीं की दबी घुटन भरी आवाजें आ रही थी। रविश रविश पुकारते हुए दीपक उसकी ओर दौड़ा। ऐसा लगा मानो रविश के शरीर के ऊपर से कोई भारी भरकम वजन हटा हो। एक झटका सा लगा उसके बदन को। दीपक पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे उठाने का प्रयास करने लगा। वो काफी कमजोर सा हो गया था, जिसके कारण बड़ी मुश्किल से उठा पाया था। ठीक हो तुम? यहां कैसे पहुंचे तुम?
दीपक ने उसका ध्यान खींचने के लिए पूछा। रविश ने उत्तर देने की बजाय अचानक उसे भयभीत होकर घूरना शुरू कर दिया। उसका पूरा बदन अचानक से कांपने लगा था, होंठ फड़फड़ाने लगे थे। वो पीछे है तुम्हारे। उसने अपनी उंगली दीपक के पीछे की ओर हल्की उठाते हुए कहा। तो दीपक ने कहा, क्या पीछे कहकर जैसे ही उसने पूछा कि तुम क्या पीछे करते जा रहे हो, क्या कहना चाहते हो, क्या पीछे करते जा रहे हो। जैसे ही दीपक पीछे मुड़ा तो एक तेज हवा के झोंके ने उसकी आंखें बंद कर दी। हवा के झटके से उसके कदम लड़खड़ा गए थे। कुछ समय पश्चात जब आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य हो गया था। कहाँ है कोई मेरे पीछे, मैंने रविश से पूछा। चली गई कहकर रविश अपने होश गंवा बैठा। करण पिशाचनी का पहला भाग यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं आपसे करण पिशाचनी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।